Welcome viewers, you're now watching Hornbill TV's Morning Pulse. Mahagathbandhan Chief Ministerial Candidate and RJD leader Tejasvi Yadav had stated that for the first time in Bihar, 1,500 companies of central forces had been deployed. He had remarked that the coalition was aware of the instructions given to officials a few days earlier. Addressing them directly, Yadav had urged all officers who had taken an oath to the constitution not to obey wrongful orders, not to act dictatorially and not to indulge in dishonesty or vote theft. He had said that the people of Bihar and all members of the Mahagathbandhan had remained vigilant and would not allow deceit or dictatorship to prevail. Yadav had asserted that the public would protect their votes and not tolerate electoral malpractice. He had appealed to officers to perform their duties with honesty and impartiality, adding that the people of Bihar had been eager for change and would seize the opportunity during the upcoming polls on the 6th and 11th. In another statement, Yadav had reiterated his demand that Toddy be exempted from the Bihar Prohibition Act, noting that even several NDA members had supported the proposal. He had said that further discussions on the issue would follow a later stage. हम लोगों ने देखा कि पहली बार बिहार में ऐसा हुआ कि 1500 कंपनियां जो है सेंट्रल फोर्सेस की जो है लगाई जा रही हैं। और हमको भी पता है कुछ अधिकारी वीसी करके 2-3 दिन पहले क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये हमें अच्छे से पता है, हमारे संज्ञान में है। मैं बड़े विनम्रता से उन सभी अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी संविधान की शपथ ली है, बिहार को उपनिवेश बनने मत दीजिए। किसी के बात को आप इंप्लीमेंट मत कीजिए, तानाशाही नहीं कीजिए, बेईमानी मत कीजिए, वोट की चोरी मत कीजिए। इस बार बिहार की जनता, हम सब महागठबंधन के लोग सजग हैं। सभी लोग, अगर कोई भी बेईमानी होगी, उन इंस्ट्रक्शन में वीसी में आया है कि जो भी 60% से ज्यादा वोट जिस बूथ पे पड़े हैं, जहां जहां महागठबंधन के मजबूत बूथें हैं, वहां स्लो पोलिंग कराई जाए, स्लो पोलिंग कराई जाए। हम बता देना चाहे, हम लोग इस बार मुस्तैद हैं। एक एक महागठबंधन का सिपाही और बिहार के लोग आसपास बूथ के रहेंगे और पूरा वीडियोग्राफी जो है करने का काम करेंगे। इनके छल कपट की जो नीति है, तानाशाही की जो नीति है, वो बिहार की जनता इस बार चलने नहीं देगी। अपने अपने वोट की रक्षा करेगी और बेईमानी हरगिज नहीं होने देगी। इसलिए हम विनम्र आग्रह करते हैं भाई, जितने अधिकारी हैं, कि भाई ईमानदारी से काम कीजिए, पक्षपात मत कीजिएगा। जो संविधान का आप लोगों ने शपथ लिया है, उस हिसाब से आप सब लोग न्यायपूर्ण जो है काम करने का काम करें। छल कपट चलने वाला नहीं है। आपने देखा कि बिहार की जनता बेताब है, बेकरार है सत्ता परिवर्तन को लेकर के। मौका ढूंढ रही थी, अब मौका 6 तारीख को और 11 तारीख को बिहार की जनता को मिलेगा और इस बार बिहार की जनता मौका चूकेगी नहीं। बिहार की जनता इस बार नौकरी रोजगार वाली सरकार चाहती है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहती है। कारखाने यहां बिहार की धरती पे चाहती है। नहीं, हमने पहले भी कहा कि भाई जो ताड़ी जो होता है, ताड़ी को इस कानून से हम लोग बाहर करेंगे ताकि जो पासी समाज जो है उनका पूरा, आप देखिएगा कि आर्थिक तौर पे उनको कितना नुकसान हो रहा, घर परिवार जो है नहीं चल पा रहा। सबसे ज्यादा प्रताड़ना उनको झेलना पड़ रहा है। और टॉडी इट्स नॉट एन अल्कोहल, इट्स अ नेचुरल थिंग। तो हमको लगता है इसमें कई एनडीए के लोगों ने भी हमारी बात का समर्थन किया है।
तो वो बाकी चीजें बाद में होंगी, लेकिन हम लोग जो चीज क्लियर है वही बात यहाँ कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि कुछ दिनों में इसका ब्लूप्रिंट भी आप लोगों के सामने रखेंगे कैसे हम देंगे। The Election Commission had issued a notice to Jan Suraj Party founder Prashant Kishore over alleged double enrollment as a voter in Bihar and West Bengal, seeking his clarification within 3 days. Returning officer of the Kargahar Assembly constituency in the notice stated, as per the newspaper report, Prashant Kishore's name is registered in West Bengal's under the Bhabanipur constituency of polling station as well as in the 209 Kargahar Legislative Assembly constituency. It also referred to Section 17 of the Representation of the People Act 1950, which prohibits a person from being registered in more than one constituency. Violation of this provision can result in imprisonment for up to 1 year, a fine or both under Section 31 of the same Act. बाप रे बाप है। बिहार में जब ऐसा कुछ होता है तो लोग कहते हैं कि बाप रे बाप, ऐसा भी होता है क्या? अब नेताओं को तो बड़ा सावधान होना पड़ेगा। अब 2 आईडी तो वही जवाब देंगे कि 2 आईडी कहाँ है, और वैसे भी उनका 2 आईडी तो है ही है, तो राजनीति में आए। लेकिन वैसे हमको कुछ नहीं कहना है, वो तो चुनाव आयोग पूछेगा। लेकिन हम सब लोग को जो राजनेता है उनको बड़ा कॉशियस रहना चाहिए, और ये तो अपराध हो जाता है जब 2 आईडी हो जाए, तो वो तो क्रिमिनल एक्शन हो सकता है। लेकिन वो चुनाव आयोग की बात है, और वैसे भी कुछ अब उनके बारे में चर्चा करना कोई खास नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि चुनाव में उनका कोई संदर्भ बचा है। और जब से वो चुनाव मैदान से चले गए, छोड़ करके जंग छोड़ के निकल गए, तो बहुत प्रसंग नहीं है, तो इसका ध्यान देना हो। आरजेडी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है, तो उनका मैनिफेस्टो क्या होगा? उसे नौकरी की बात कह रहे हैं, तो उसमें नौकरी की बात कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि रेट नहीं फिक्स करेंगे। तो मैनिफेस्टो में कम से कम अपना रेट फिक्स कर दे कि नौकरी का रेट क्या होगा, तो जरा जेन्युइन लगेगा। ऐसे जब नौकरी की बात कहते हैं तो कोई बहुत जेन्युइन नहीं मानता है। लेकिन पुराना जो इतिहास है उसमें अगर रेट बता दे कि कौन नौकरी का क्या रेट होगा, तो शायद लोग को थोड़ा भरोसा हो जाएगा। सर, सिद्दीकी साहब ने तेजस्वी यादव के जननायक कहा था, जिसको उनके बड़े भाई ने ही कहा है कि वो जननायक कहीं से नहीं होते हैं, सारे जो भी उनके पास है सब उनके पिता की देन है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो कुछ भी आज भी अगर चुनाव हम लड़ रहे हैं तो लालू प्रसाद जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, और लालू प्रसाद जी एक बड़े ताकत हैं, उनका ताकत पूरे बिहार ने देखा है, भय भी पूरे बिहार ने देखा है। तो पूरे बिहार आज उनके लालू जी के भय और उस वातावरण के खिलाफ है। और बात तो सही है, उनके यहाँ तो तेजस्वी जी की तो कोई पहचान बन नहीं पाए राजनीति में, तो बात सच है। और भय अभी भी अगर बिहार में किसी का है तो लालू प्रसाद यादव जी का। प्रधानमंत्री 2 तारीख को पटना में रोड शो करने आ रहे हैं, तो आप पटना का काहे खाली बात कर रहे हैं? छपरा में भी 30 तारीख को प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री जी का हम लोग लगे हैं। मेरे लोकसभा चुनाव में भी आए थे, अब पार्लियामेंट में भी आए थे, अब असेंबली में आएंगे फिर बहुमत के साथ। 10 के 10 सीट पर हम लोग सारण जिला में जीतेंगे, और कमिश्नरी में 26 में 26 जीतेंगे। कह रहे हैं कि 14 को सरकार जैसे ही बनेगी बिहार में हम पलायन रोकेंगे। देखिए, क्या रोकेंगे नहीं रोकेंगे तेजस्वी जी हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जब उनके माता जी का और उनके पिताजी का, यानी कि लालू जी और राबड़ी जी का 18 साल का सरकार था, तब 14 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए। अब चिंता इस बात की नहीं है कि कितना को रोकेंगे, जो चले गए उनके बारे में अब हम लोगों को चिंता है। लेकिन जो चले गए सो चले गए, वो अच्छा देश दुनिया में उन लोगों ने अपना अच्छा पोजीशन कर लिया है। लेकिन अब हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि उदाहरण सामने है कि किस प्रकार से लालू जी के राज में, और ये नहीं कि सिर्फ पिछड़े गए थे, सब जाति के समाज गए, सब गरीब गए थे, अमीर गए थे, सब लोग चले गए थे, और ये दुनिया में कहीं नहीं होता है। तो क्या रोकेंगे नहीं रोकेंगे, लेकिन अभी तो कोई गुंजाइश नहीं है उनके सरकार में आने का। थैंक यू सर। The Mahagathbandhan led by Rashtriya Dal, Janata Dal, RJD and Congress on Tuesday released its manifesto titled Bihar Ka Tejasvi Pran, promising to pass a law within 20 days of forming government to provide government jobs to 1 member of every family in the state. According to the manifesto, under the Ma Bihin Maan Yojana, women will receive financial
assistance of the 2,500 rupees per month for December 1 for the next 5 years. The opposition alliance promised to implement the old pension scheme OPS and has promised to put the Waqif Amendment Bill on hold and to make the management of Waqif properties welfare-oriented and transparent. The poll promises also include an increase in the current 20% reservation for the most backward classes in Panchayat and municipal bodies to 30%. For scheduled castes, this limit will be raised from 16% to 20%, and proportionate increase in reservation for the scheduled tribes. STs will also be ensured the manifesto seat. As per the manifesto, every family will receive 200 units of free electricity, farmers will be guaranteed the purchase of all crops at the minimum support price, and the Mandi and Market Committee will be revived. Mandis will be opened at the divisional, subdivision and block levels. The APMC Act will be reinstated. The alliance promised that every individual would be provided free health insurance up to 25 lakh under the Jan Swasthaya Suraksha Yojana. Let's hear some comments from the alliance leaders. कि ये संकल्प पत्र है, ये तेजस्वी जी का प्रण है, प्रतिज्ञा है कि हम बिहार की 14 करोड़ जनता के चेहरे पर खुशहाली लाएंगे, हर घर में नौकरी देंगे। हम बिहार को बनाने और बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार देने का ये संकल्प है, ये तेजस्वी जी का, जिसको देखकर बिहार की जनता को एक नई उम्मीद, नई आशा की किरण के रूप में तेजस्वी जी दिख रहे हैं। जो तेजस्वी जी, बिहार की जनता ने अपना भविष्य तेजस्वी जी को माना है। तेजस्वी जी ने काम किया है, जनता का भरोसा और विश्वास जीता है, जो वादा किया उसे पूरा करके दिखाया और इस संकल्प के माध्यम से फिर जनता के बीच है और ये संकल्प पत्र लेकर है कि हम किस तरह से बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलेंगे। अरे सब फर्जिए लोग हैं, जो लोग सवाल उठा रहे थे आज क्यों चुप हैं? ये तो चुनाव आयोग को भी बताना है, सरकार को भी बताना है और जो सरकार के लिए काम करने में लगे हैं उनको भी बताना है कि कहां से ये लेकर घूम रहे हैं। समेटा गया है ये मैनिफेस्टो, ऐसा है जो मुझे लगता है बहुत ऐतिहासिक मैनिफेस्टो है, क्योंकि इतनी विस्तृत चर्चा के पश्चात बनाया गया है और हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इन सब का एक स्पष्ट निर्देश था कि वही कहो जो कर सको। तो इस मैनिफेस्टो में वही है जो किया जा सकता है। आपने कहा कि जो मैनिफेस्टो कमेटी थी वो तकरीबन सभी लोगों से रायशुमारी किया तब मैनिफेस्टो बना है। जी, हजारों लोगों से संवाद करने के पश्चात, और अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनमें दिव्यांग शामिल हैं, किसान शामिल हैं, नौजवान शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं, व्यापारी शामिल हैं, अलग अलग वर्ग से चर्चा करने के पश्चात ये मैनिफेस्टो जो आप देख रहे हैं उसके बाद बना आया है। सर क्या कहिएगा उस पर? बीजेपी कह रही है कि खुदा पहाड़ निकली चुहिया सिर्फ तेजस्वी यादव के नाम पर क्यों है? सर क्या कहिएगा? बिना पढ़े अभी तो जस्ट रिलीज हुआ है और खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया तो उन लोगों का शासन रहा है। उनके शासन में बिहार लगातार पीछे ढकेला जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय में हम लोग सबसे निचले पायदान पर हैं, रोजगार में सबसे निचले पायदान में, पलायन में सबसे ऊपर हैं हम लोग, बिहार के लोग, और अपराध का ग्राफ सबसे ज़्यादा उनके रिजिम में है। तो इसके बाद उनको कहने के लिए कुछ नहीं है, अपनी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करनी चाहिए, न कि इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो और इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है। इंडिया गठबंधन तो साफ तौर पर कह दिया, डिक्लेयर कर दिया कि तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम फेस होंगे। उनका तो आज तक क्लैरिटी नहीं है। इस मैनिफेस्टो से असर पड़ेगा सर? काफी निश्चित रूप से गुणात्मक परिवर्तन आएगा बिहार और बिहारियों के जीवन स्तर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम को लेकर हामी तो भरी जा रही है, पर अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया एनडीए। नहीं, कब कहा प्रधानमंत्री जी ने, कब कहा गृह मंत्री जी ने? बल्कि मैं तो देख रहा था आज तक के जो न्यूज़ चैनल है उसके ये पे उन्होंने कहा कि हम कौन होते हैं मुख्यमंत्री का घोषणा करने वाले। जो नए विधायक लोग चुन के आएंगे, सभी जो एनडीए के घटक दल हैं वो मिलकर तय करेंगे। कल से राहुल गांधी जी प्रचार शुरू करेंगे? कल से लगातार 5-6 दिन राहुल जी यहीं हैं। 1 तारीख से प्रियंका जी भी लगातार 5-6 दिन यहीं हैं।
खड़गे साहब 1-2 तारीख से, वो भी 2-3 दिन है। Reacting to Jammu and Kashmir Minister Sakina Itu's statement, BJP leader Altaf Thakur had accused the National Conference of having a habit of lying and backstabbing. He had said that even while sitting in sacred places like the Assembly, the NC had been repeating falsehood. Thakur had questioned the party's record, asking whether the promises it had made had been fulfilled. He had alleged that the NCS propaganda had become so evident that even in its own MLAs had voted against the party during the Rajya Sabha election. According to Thakur, this had reflected the growing displeasure among NC legislators, which he described as a vote against the party's arrogance, lies and deceitful conduct. He had added that Sakina too had been resorting to falsehood merely to keep herself politically relevant. Responding to Deputy Chief Minister Surinder Chaudhary's remarks about the Rajya Sabha election, Thakur had said that the BJP did not take his words seriously, claiming that Chaudhary himself had been unaware of what he had been saying or when he had been saying it. देखिए, मैं इतना ही सिर्फ सकीना जी को कहूंगा कि सकीना जी हद कर दी आपने। वो कश्मीरी में कहते हैं त्रुथ टास तो झूठ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत ही है झूठ बोलना, विश्वासघात करना, धोखा देना, और आज फिर असेंबली जैसी मुकद्दस इंस्टीट्यूशन में बैठ के नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर इस झूठ को दोहराई है। अगर हम देखेंगे कि जिस तरह से वादे और प्रॉमिस किए, कहाँ है 200 यूनिट बिजली, कहाँ है 12 गैस चूल्हे, कहाँ है चावल, कहाँ 1 लाख जॉब्स, कहाँ डेलीवेजरों को परमिट करे, वो आज भी धरने पे बैठे हैं। ये सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोपेगेंडा है और इसी प्रोपेगेंडा को देखते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ राज्यसभा इलेक्शन में वोट दिया। जिस तरह से 4 हमें एक्स्ट्रा मिले, 3 रिजेक्ट हुए और 1 जो शमी ओबराय को ज्यादा वोट पड़ा है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज की नाराजगी थी। एरोगेंस, झूठ, मकारी, विश्वासघात, फरेब, उसके खिलाफ वो वोट था। अब अपने आप को अभी रेलेवेंट रखने के लिए सकीना जी झूठ पे झूठ बोल रही है, झूठ पे झूठ बोल रही है। मैं सकीना जी से पूछना चाहता हूं, आप अपने डिपार्टमेंट का हाल देखिए ना, डॉक्टर्स कहीं नहीं है, मेडिसिन कहीं नहीं, और आप ये बड़े बड़े दावे कहां से कर रहे हैं कि हमने 80% जो वादे और प्रॉमिसेस है पूरे पर। हम जनरल पब्लिक से ही पूछते हैं। आज उमर साहब का एक और नया शोष आया है कि पहले सोलर इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद हम 200 यूनिट फिर लेंगे। भाई साहब, आईएवाई वाला, अंत्योदया वाला 2.5 लाख कहां से लाएगा और फिर वो ये इंस्टॉल करेगा सोलर सिस्टम। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद ही झूठ पे पड़ी है और आज भी झूठ है, आज भी प्रोपेगेंडा है, आज भी विश्वासघात है, और आज असेंबली जैसे मुकद्दस इदारे में झूठ बोलकर इन्होंने फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात और धोखा किया। डिप्टी सीएम ने एलिगेशन लगाया बीजेपी पे कि राज्यसभा में इन्होंने वोट चोरी किया। देखिए, ये जो 8 वोट है, गिनाए भी मैंने, ये वो 8 वोट, ये 8 वोट इसी झूठ, मकारी, फरेब, विश्वासघात के खिलाफ पड़ा है। और जहां तक डिप्टी सीएम साहब का सवाल है, सुरेंद्र चौधरी साहब का, उनकी बात को तो कम से कम बीजेपी सीरियस लेती थी। वो क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, क्या बोलेंगा, खुद भी उनको पता नहीं और उनकी पार्टी को भी पता नहीं, इसलिए उसकी बात को हम सीरियस लेते ही नहीं। Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami had stated that Prime Minister Narendra Modi had visited Jageshwar Dham, where development work had been progressing under a master plan. During his review visit, Dhami had said that the work needed to be completed at the earliest. After consultations with stakeholders and incorporating their suggestions, he had mentioned that efforts to develop the Grand and Divine Jageshwar Dham would move forward rapidly. He had added that the number of devotees had risen considerably in recent years, making improved infrastructure essential. Dhami had also informed that projects worth ₹76 crore had been inaugurated and foundation stones laid at Jageshwar, which he said would become milestone of development for the region and nearby areas. Speaking about the Bihar elections, Dhami had remarked that wherever elections had been held across the country, the public had chosen double-engineered governments under Prime Minister Modi's leadership, citing their record of rapid development and meeting public expectations. He had expressed confidence that NDA government would again be formed in Bihar, supported by Chief Minister Nitish Kumar. On the issue of recruitment examination, Dhami had reaffirmed his government's resolve to ensure that no corruption or irregularities would affect the youth. He had noted that in the past 4 years, over 26,500 recruitment has been
completed without any major complaints. Only one case had been reported which had been investigated by the SIT, leading to the arrest of the accused. The examination had been cancelled, preparations for a new test had been underway and the CBI had also started its probe. हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जागेश्वर धाम के दर्शन पूजन किए और यहाँ पर एक जो मास्टर प्लान है उस मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है। आज मैंने उसका पूरा यहाँ पर रिव्यू किया है, समीक्षा की है और जल्दी से जल्दी यहाँ के काम पूरे हों। सब स्टेक होल्डर से बात करके जो भी हमारे हितधारक लोग हैं उन सभी की सुझाव के आधार पर इसको एक भव्य और दिव्य जागेश्वर धाम का नवनिर्माण पुनर्निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा और इधर के सालों में श्रद्धालुओं की संख्या भी बहुत बढ़ गई है और उनके लिए अच्छा स्थापना स्ट्रक्चर हो, अच्छी और व्यवस्थाएं हों, अच्छा यहाँ का फसाड हो, सड़कों का भी जो चौड़ीकरण होना है, बीच बीच में लोगों को रुकने के लिए गाड़ियां पास होने के लिए जगह चाहिए। ब्रज जागेश्वर को भी इसमें जोड़ने के लिए हमने कहा है, जो आसपास के स्थल हैं उनको और अच्छा किया जाए। इसके साथ ही आज 76 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है, जो निश्चित रूप से ये योजनाएं आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र के लिए और आसपास के क्षेत्रों के लिए विकास का एक मील का पत्थर साबित होंगी। इससे बहुत लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा। सर, बिहार चुनाव के ट्रेंड को आप किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है? पूरे देश के अंदर जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, पूरे देश में जनता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकारें बना रही हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकारें तेजी से विकास कर रही हैं, वहां की जन अपेक्षाओं को पूरा कर रही हैं और बिहार में भी एनडीए की ही सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश बाबू को लोग समर्थन दे रहे हैं। मैं भी वहां गया था, मैंने देखा है लोगों में वहां अच्छा एक जोश भी है और मोदी जी के प्रति और एनडीए की सरकार के प्रति, नीतीश कुमार जी के प्रति, पूरे गठबंधन के लिए वहां पर बड़े बहुमत की सरकार बनने जा रही है। सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम शुरू से परीक्षाओं को पारदर्शी कराने के पूरी तरह से पक्षधर रहे हैं। ये हमारा संकल्प है कि नौजवान युवाओं को किसी भी कीमत पर भर्ती परीक्षाओं में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी प्रकार की अनियमितताएं, नकल ये नहीं होनी चाहिए। इसीलिए पिछले 4 सालों में 26,500 से भी अधिक नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं और किसी में कोई मामला नहीं आया। एक प्रकरण आया था, एसआईटी ने जांच की और जो आरोपी था उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। परीक्षा दोबारा से करवाने की तैयारी हो रही है, परीक्षा निरस्त कर दी गई। सीबीआई ने भी अपना काम प्रारंभ कर दिया है, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। Responding to leader of opposition Sunil Sharma's remarks, National Conference MLA Tanveer Sadiq had clarified that there had been 2 separate bills under discussion. He had said that those misleading the people of Jammu and Kashmir needed to remake the distinction clear. According to Sadiq, one bill had been moved by Wahid Para, which would also have allowed anyone from any part of the country to set up a tent on land in Jammu and Kashmir and claim ownership. Sadiq had stated that the National Conference had rejected the bill, asserting that illegal land grabbers could not claim any rights. He had explained that his own bill concerning the Land Grants Act had been entirely different, focusing on land leasing for those who were poor and landless. He had also alleged that the opposing group had been linking the 2 bills deliberately to mislead the public. Sadiq had further accused the PDP of habitually misleading people to please their friends from Nagpur. He had claimed that both LOP Sunil Sharma and Wahid Para had been acting under instructions from a single source and had alleged that the leader of opposition knew how to mislead the people for political gain. 2 बिल्स हैं और ये जो मिसलीड कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, उसको क्लेरिफाई करना चाहिए। एक जो वहीद साहब की बिल है वो वाली बिल है कि अगर कोई भी इस मुल्क में कहीं से भी आ जाता है और खासकर उसके दोस्त नागपुर से आके यहाँ किसी भी जगह टेंट लगा के वो कल क्लेम कर सकते हैं वो जमीन हमारी है, ये वो बिल थी। उस चीज को हमने रिजेक्ट किया कि अगर कोई इलीगल लैंड ग्रैबर है, वो अगर कोई जमीन लेता है उसका कोई हक नहीं बनता है। लेकिन इसको ये किस बिल के साथ जोड़ रहे हैं, वो दूसरी बिल जो लीज लैंड के है। मेरे पास आज का जो ये है बिजनेस 41 पे उसका बिल है, जो वो बिल जिसको वो क्लेम कर रहे हैं वो बिल नहीं। तो उससे पहले अगर आप देखेंगे हमारी अपनी बिल है, ये देखिए
हमारी जो बिल है, मेरी जो बिल थी लैंड ग्रांट्स एक्ट, वो जिसके बारे में हम एक्चुअली बात कर रहे थे, वो अलग बिल है, और जो वो बिल आज लाए हैं वो बिल्कुल अलग है। उस चीज को अगर किसी भी जगह कोई भी लैंड ग्रैब करता है, ये कह रहे हैं उनको भी जमीन दे दो, क्यों? हम उनको देना चाहते हैं ना जो गरीब हैं, जो जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस को, जिस तरह उमर साहब ने कहा 5 मरले दिए जाएंगे, जो इनके पास जमीन नहीं है, मकान नहीं है, हम वो चाहते हैं। अब इनको अजीब ही एक नया आया है, और वो भी अपने बिल में कहीं भी उन्हें ये नहीं लिखा है कि जम्मू कश्मीर के बासिंदे को, उसमें लिखा है डोमिसाइल। डोमिसाइल क्या है? उसमें भी तो डोमिसाइल चेंज हो गया 15 साल। 15 साल से पहले जो भी यहां आए होंगे वो कहीं भी लैंड ग्रैब करेंगे, वो ले सकते हैं। सो ये जानबूझ के एक तरीका था, ये पीडीपी की बहुत एक आदत हो गई है, जानबूझ के मिसलीड करने को, अपने नागपुर के दोस्त वालों को खुश करने को, और वही चीज आज किया। लीडर ऑफ अपोजिशन ने फिर किस चीज पर प्रेज किया उमर अब्दुल्ला? क्योंकि उसको एक ही बात है ना, अगर देखिए एलओपी साहब और वहीद परा साहब जो बोलेंगे वो एक ही जगह से डिक्टेशन आ रहा है। जो एलओपी साहब बोलेंगे उनको पता है उनको किस तरीके से लोगों को मिसलीड करना है, और वही करे। आज की बिल का कोई लेन देन नहीं था जम्मू कश्मीर के लीज लैंड या गरीबों की लैंड के साथ, ये उनके साथ था जो बाहर से आए हैं और जिनको जमीन लेनी है। सनी शर्मा का कहना है ये पब्लिक इंटरेस्ट में चाहिए, पुलिस में पहली बार अगर कोई पब्लिक, देखिए लैंड ग्रैब अगर पब्लिक इंटरेस्ट है तो बिल्कुल ठीक है। चलिए शुक्र है एटलीस्ट एलओपी साहब को थोड़ा सा तो ध्यान आ गया, थोड़ा सा तो आप दिमाग से सोचने लगे हैं कि अच्छी चीज और बुरी चीज में। पहले तो वो ये इसका जवाब दे कि उन्हें ये चोरियां जिस तरीके से की राज्यसभा इलेक्शन में, उसका पहले वो जवाब दे। ये क्लीन पॉलिटिक्स की वो बात करते हैं, लेकिन बाद में वोट चोरी करते हैं लोगों को, चाहे वो जिसको कहते हैं पैसों की जरिए या दबाव के जरिए। पहले उसके बारे में बात करें, उसके बाद क्लीन पॉलिटिक्स की बात करें। BJP MP Tejasvi Surya arrived at the residence of Deputy Chief Minister D.K. Shiv Kumar in Bengaluru to discuss the Bengaluru Tunnel Route project. After the meeting, Surya had said that he had a very cordial and meaningful discussion with Deputy Chief Minister Shiv Kumar on ideas and proposals to decongest the city and provide sustainable transport solution. He had stated that both leaders had discussed in detail how expanding public transport remained the only sustainable approach to ensure efficient mobility and commuting within Bengaluru. Surya had mentioned that he had requested the government to divert funds proposed for the car-only tunnel project toward developing more mass rapid transport system such as the metro. He had emphasized that transport policy should focus on moving more people rather than more vehicles. Referring to government data, he had pointed out that while around 1,800 vehicles could travel per hour per direction through the tunnel route, nearly 69,000 people could be transported in the same duration via metro or MRTS. He had concluded that the only sustainable solution for Bengaluru lay in strengthening public transport systems. According to Surya, Deputy Chief Minister Shiv Kumar had agreed that the metro and suburban trains were the most effective long-term measures to decongest the city. I had a very cordial, a very meaningful meeting with the Deputy Chief Minister D.K. Shiv Kumar regarding ideas and proposals to decongest Bengaluru and provide sustainable transport solutions. We have discussed in detail how public transport and increasing the public transport footprint in Bengaluru is the only way, sustainable way, for effective commute and mobility in the city. I have requested him that the amount of money that is being proposed to be spent on the car-only tunnel project be spent on more mass rapid transport systems like metro. The purpose of our policy should be to move more people, move more passengers than moving more cars. The focus should be to move more people than moving more vehicles. I have also impressed upon him that according to the government's own DPR, about 1,800 vehicles can travel per hour per direction in the tunnel road. But if the same effort is made to build a MRTS or a metro rail project, close to 69,000 people can be transported in the same 1 hour in that direction.
the only sustainable solution for Bengaluru is public transport, and he wholeheartedly agrees with the idea that public transport, metro, suburban are the only ways of actually decongesting the city in the long term. I have also proposed to him that on the ORR, which is the most congested bottlenecked area, today we have 2 metro stations at 2 ends of the ORR. KR Puram metro station on one end and Silkboard station of the yellow line. Between these 2 stations, if a dedicated once in 5 minutes or once in 10 minute loop buses are made with dedicated bus lane in the ORR, it is going to greatly help a lot of people easily reach their offices and bring down the commute time in ORR. I have also requested him to appoint a chairman for BMLTA. BMLTA is the most important agency which will coordinate between different transport parastatals in the city and come up with a comprehensive plan. I have requested him that BMLTA should get a chairperson and BMLTA should be empowered. I have also requested him that our footpaths and our roads needs top priority, and we should take up on a mission mode efforts to make our roads and our footpaths the best in the country or best in the world. The vision should be to have 300 kilometers of metro with 3 minutes frequency for the city. 300 kilometers of suburban rail, which will ensure that people will be very easily accessible and affordable. Third, money should be spent on sustainable projects which will give us long-term solutions and not short-term band-aid fixes. Insofar as Lal Bagh is concerned, he once again assured me that in this tunnel project, which I have repeatedly requested him to completely drop in favor of a rail-based transport, he said he will ensure that there is not going to be any damage to Lal Bagh. I have also suggested that there are reports, also told him that there are reports that there may be a commercial establishment that may come up at the Lal Bagh site according to the DPR. He said even that he will ensure that won't come up. But I have in principle told him that our objection to the tunnel project is not just on the basis of environment, but on the basis that money should be spent to move more people, come up with more sustainable solutions, public transport, and not build more roads. This is the gist of the meeting. It was a very productive meeting. He has said that in the coming week, there will be another meeting that he will hold with officials and ORR industries and the CEOs. He has asked me to be present in that meeting and give the solutions that I presented him. He almost took out an hour and sat with me to discuss the sustainable solutions for Bengaluru. I am grateful that he has shown this sincerity to listen to ideas. I hope that this bipartisan approach in trying to actually fix Bengaluru's traffic solutions in a sustainable manner will actually yield more results. Sir, apart from traffic... That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.